अक्सर देखा गया है कि जब भी हम किसी बैंक डकैती के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सीधा वो हॉलीवुड फिल्मों वाले सीन आते हैं। हाँ बिल्कुल। वो मास्क पहने हुए लोग। हाँ, निकाब पोश लोग, एकदम हथियारों का शोर, और अचानक से वो अलार्म का बज उठना, और फिर कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां आ जाती हैं। सही बात है। मतलब ऐसी घटनाओं में पूरी योजना सिर्फ इस बात पे टिकी होती है कि कोई कितनी जल्दी अंदर जाता है और कितनी जल्दी बाहर आता है। क्योंकि डकैती की दुनिया में समय हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब पारंपरिक अपराध विज्ञान में ना, हर कदम केवल मिनटों और सेकंडों के इर्द गिर्द बुना जाता है। कोई बैंक में घुसता है और उसके दिमाग में बस वो घड़ी की टिक टिक चल रही होती है। लेकिन आज हम जिस मामले का विश्लेषण कर रहे हैं, उसने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का, या कहें डीप डाइव का, मुख्य उद्देश्य है। आज हमारे सामने आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और पुलिस रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है, और हमारा मिशन है 2005 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा शहर में हुए बैंको सेंट्रल डकैती के उसके पीछे के पूरे इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान को डिकोड करना। जरा इन आंकड़ों पर गौर किया जाए। 25 लोग, 3 महीने की एकदम कमर तोड़ मेहनत, जमीन के 256 फीट नीचे खोदी गई एक बिल्कुल सटीक सुरंग, और बिना कोई अलार्म बजे 164 मिलियन रियास की चोरी। बाप रे। मतलब लगभग $7 करोड़। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो इस पूरी योजना के केंद्र में जो व्यक्ति था, लुइस फर्नांडो रिबेरो, वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो असल में एक पूर्व बैंक सुरक्षा सलाहकार था। ओह, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। बिल्कुल। उसे ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि बैंक अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि उसने खुद सालों तक उन्हें यही सिखाया था। और यहीं से इस मास्टरमाइंड ने अपना खेल शुरू किया। मतलब मैं सोच रही थी कि 256 फीट लंबी सुरंग खोदना, ये कोई मैदान की नरम मिट्टी में गड्ढा खोदने जैसा तो है नहीं। हाँ, जाहिर है। इसके लिए सबसे पहले तो एक ऐसा ठिकाना चाहिए जहां से शुरुआत की जा सके। तो लुइस ने बैंक से ठीक 256 फीट की दूरी पर, एकदम सीधी रेखा में, रुआ 25 डी मार्को नाम की सड़क पर एक घर किराए पर लिया। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक रसद, मतलब लॉजिस्टिक का सवाल आता है। अगर कोई 256 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी सुरंग खोद रहा है, तो वो रोजाना लगभग 1 टन मिट्टी बाहर निकाल रहा है। इतनी सारी मिट्टी को किसी रिहायशी इलाके से बिना किसी का शक पैदा किए, मतलब कैसे बाहर निकाला जा सकता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक फर्जी लैंडस्केपिंग कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ग्रामा सिंथेटिका, मतलब कृत्रिम घास लगाना। उन्होंने घर के बाहर बाकायदा इस कंपनी का बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और एक सफेद वैन खरीद ली। मैं इसे रिवर्स लैंडस्केपिंग या उल्टी लैंडस्केपिंग कहना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर जब किसी बागवानी कंपनी को काम पर रखा जाता है, तो वे मिट्टी, खाद और पौधे घर के अंदर लेकर आते हैं। बिल्कुल वही तो। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा था। ये लोग घर के अंदर से टनों मिट्टी बाल्टियों में भर भर कर उस सफेद वैन में लाते थे। हर रात ये वैन शहर के अलग अलग निर्माण स्थलों और खाली मैदानों में वो मिट्टी गिरा कर आती थी। मतलब वे मिट्टी बाहर ले जा रहे थे, वो भी सरेआम सबकी नजरों के सामने। और पता है, ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे हम कॉग्निटिव कैमोफ्लेज कह सकते हैं। कॉग्निटिव कैमोफ्लेज? हाँ। और उसी रोजाना गंदे कपड़ों में लोगों को मिट्टी से भरी बोरियां वैन में रखते देखते थे, लेकिन चूंकि घर के बाहर वो लैंडस्केपिंग कंपनी का बोर्ड लगा था ना, तो उनके दिमाग ने उस दृश्य को एकदम सामान्य मान लिया। मतलब लोग वही देखते हैं जो उनके पूर्व निर्धारित सांचों में फिट बैठता है। सच में ये तो बहुत स्मार्ट था। पर मिट्टी को ठिकाने लगाना तो सिर्फ ऊपरी प्रबंधन था। असली और सबसे खतरनाक चुनौती तो जमीन के नीचे थी। मैंने पढ़ा है कि ब्राजील की वो मिट्टी बहुत सख्त थी और उसमें चट्टानें भी थीं। अब जमीन के नीचे भारी फावड़े चलाना तो मुमकिन है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आवाज से पूरे मोहल्ले में भूकंप जैसा महसूस होगा। और इसीलिए लुइस ने अपनी टीम में एक पूर्व सबवे इंजीनियर को शामिल किया था। हाँ, मतलब एक ऐसा आदमी जो मेट्रो की सुरंगें बनाता था। ओह, तब तो उसे पूरा तजुर्बा होगा। हाँ, शुरुआत में जब उन्हें सख्त मिट्टी और चट्टानें मिली तो उन्होंने न्यूमैटिक ड्रिल का इस्तेमाल करना शुरू किया। न्यूमैटिक ड्रिल? हाँ,
क्योंकि आम इलेक्ट्रिक या पेट्रोल से चलने वाली ड्रिल जमीन के नीचे काम नहीं कर सकती। पेट्रोल वाली मशीन जहरीला धुआं छोड़ेगी जिससे दम घुट जाएगा। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक मशीन से आग लगने का खतरा होता है। तो न्यूमैटिक ड्रिल संपीड़ित हवा मतलब कंप्रेस्ड एयर के दबाव से चलती है। ये कम जगह में बिना धुआं किए कंक्रीट और चट्टानों को आसानी से तोड़ सकती है। पर जैसे जैसे गहराई और दूरी बढ़ती है, एक और बड़ी समस्या सामने आती है ना, ऑक्सीजन की कमी। जमीन के 15-20 फीट नीचे एक संकरी 3 फीट की सुरंग में बिना ताजी हवा के भारी काम करना, ये तो सीधे सीधे दम घुटने को दावत देना है। एकदम सही। हवा का प्रवाह रुकने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसे हल करने के लिए उस इंजीनियर ने एक बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया। क्या किया उसने? उन्होंने घर से लेकर सुरंग के आखिरी छोर तक पीवीसी पाइप बिछाए। अच्छा, वो प्लास्टिक वाले पाइप। हाँ, वही। और एक छोटे इलेक्ट्रिक पंखे की मदद से लगातार ताजी हवा अंदर भेजी जाती थी और दूषित हवा को बाहर निकाला जाता था। इसके अलावा मिट्टी के दबाव से सुरंग के ढहने का खतरा भी तो हर पल बना हुआ था। हाँ, मिट्टी धंस सकती थी। तो उन्होंने हर कुछ फीट की दूरी पर लकड़ी के तख्ते और बीम लगाकर सुरंग की दीवारों और छत को सहारा दिया, एकदम एक असली खदान की तरह। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन मेरे लिए सबसे खौफनाक पल वह है जो 180 फीट की दूरी पर हुआ। मैंने नोट्स में देखा कि उन्हें अचानक एक पानी का मुख्य पाइप मिल गया था। हाँ, मेन वाटर लाइन। अगर वो पाइप टूट जाता तो पूरी सुरंग मिनटों में पानी से भर जाती और सब डूब जाते। और यहाँ पर उस इंजीनियर का संयम देखने लायक था। पाइप को काटने या तोड़ने के बजाय उसने सुरंग का कोण हल्का सा बदला, बस थोड़ा सा एंगल शिफ्ट कर दिया। हाँ, और पाइप के एकदम बगल से सुरक्षित रूप से खुदाई की। चलिए, पानी के पाइप से तो बचाव हो गया, लेकिन 220 फीट की दूरी पर जो हुआ वो समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उन्हें शहर को बिजली सप्लाई करने वाले मुख्य अंडरग्राउंड केबल मिल गए। हाई वोल्टेज केबल। मैं सोच रही हूँ कि अगर गलती से भी कोई चालू तार कट जाता तो सिर्फ शहर की बिजली ही नहीं जाती, बल्कि शॉर्ट सर्किट से सुरंग के अंदर एक भयानक धमाका हो सकता था। 3 फीट की जगह में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने का मतलब है तुरंत मौत। इसे कैसे पार किया गया? ये सच कहूं तो ये उस पूरी योजना का सबसे नाजुक और तकनीकी रूप से जटिल पल था। हाँ, कोई भी गलती भारी पड़ सकती थी। बिल्कुल। यहीं पर उस सबवे इंजीनियर की विशेषज्ञता काम आई। उसने विशेष उपकरणों की मदद से ये परीक्षण किया कि कौन से तार चालू हैं, मतलब किनमें करंट है और कौन से नहीं। इसके बाद उसने उन हाई वोल्टेज चालू तारों को बिना काटे बहुत ही सलीके से अलग किया और सुरंग की दीवारों के साथ सुरक्षित रूप से पुनर्निर्देशित कर दिया, रीरूट कर दिया। हाँ, ये एकदम किसी बम को डिफ्यूज करने जैसा काम था, जहां 1-1 मिलीमीटर की गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। बाप रे! तो सारी अंडरग्राउंड बाधाएं पार हो गई। 256 फीट का सफर तय करके वे ठीक बैंक की तिजोरी के नीचे पहुंच गए। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। एक अभेद्य केंद्रीय बैंक, जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते, वे उसके अंदर कैसे घुसे? मैंने पढ़ा है कि उस तिजोरी का दरवाजा 4 इंच मोटे रीइंफोर्स स्टील से बना था और उसमें टाइम लॉक लगा था। मैं सोच रही थी कि शायद उन्होंने कोई लेजर या भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उससे तो अलार्म बज जाता ना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यहाँ हमें सुरक्षा प्रणालियों के डिजाइन और इंसानी कमजोरियों को समझना होगा। उस दरवाजे को तोड़ने या हैक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। लुइस फर्नांडो तिजोरी की उस कमजोरी को जानता था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तिजोरी का फर्श। हाँ, बैंक के आर्किटेक्ट्स ने फर्श को 4 फीट मोटे कंक्रीट और लोहे की मोटी छड़ों से तो बनाया था, लेकिन उसमें वो स्टील की प्लेटिंग नहीं दी थी जो दीवारों और दरवाजों पर होती है। ओह, इसका मतलब है कि बैंक के सारे सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर और अलार्म सब केवल इस बात को ध्यान में रखकर लगाए गए थे कि खतरा दरवाजे से आएगा या दीवारों को तोड़कर आएगा। बिल्कुल। ये टनल विजन एंड रिस्क असेसमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। हम अक्सर अपने सिस्टम को केवल उन खतरों के लिए डिजाइन करते हैं जो हमें सामने से दिखाई देते हैं और ये मान लेते हैं कि खतरा हमेशा एक ही दिशा से आएगा। उन्होंने इस बात की कल्पना ही नहीं की थी कि कोई जमीन के नीचे से ठीक उनके पैरों के तले से अंदर आ सकता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी चूक थी। और उन्होंने 6 अगस्त शनिवार की रात का इंतजार किया,
जब बैंक वीकेंड के लिए बंद हो चुका था। सही। लेकिन 4 फुट कंक्रीट और लोहे की छड़ों को काटना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए उन्होंने बहुत ही महंगी डायमंड टिप्ड ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल किया। आम ड्रिल तो कंक्रीट के घर्षण से पिघल जाती है ना। हाँ, फ्रिक्शन से वो बेकार हो जाती है। लेकिन हीरा दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। ये बिना पिघले कंक्रीट और लोहे को धीरे धीरे पीस सकता है। और फोर्टलेजा शहर में शनिवार रात की चहल पहल इतनी ज्यादा होती है कि जमीन के नीचे उस ड्रिलिंग की भारी आवाज भी उस शोर में आसानी से छिप गई। एकदम। और फिर फर्श में छेद करने के बाद उन्होंने एक धातु की जाली को हटाया और सीधे तिजोरी के अंदर प्रवेश कर गए। सीधे अंदर। हाँ। अब उनके सामने 164 मिलियन रियाज नकद रखे थे। लेकिन ये जीत का क्षण एक नई लॉजिस्टिक चुनौती लेकर आया। पैसा अंदर बढ़ा है, लेकिन इतने भारी नकद को 256 फीट लंबी एकदम संकरी सुरंग से बाहर निकालना, इसमें बहुत भारी शारीरिक श्रम चाहिए। और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस काम के लिए उन्होंने एक इंसानी श्रृंखला मतलब ह्यूमन चेन बनाई। हाँ। एक आदमी तिजोरी के अंदर, एक बेसमेंट में और 6 लोग उस सुरंग के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे थे। वे तिजोरी की अलमारियों से पैसा निकालते, उसे डफल बैग्स में भरते और हर बैग का वजन करीब 25 पाउंड था। 25 पाउंड, बाप रे। और उसमें 5 लाख रियाज भरे होते थे। वे उन भारी बैग्स को एक हाथ से दूसरे हाथ बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह सुरंग के रास्ते घर तक पहुंचा रहे थे। ये केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ने वाला था। वो घुटन भरी हवा, लगातार 25 पाउंड के बैग्स को पास करना, और वो भी जमीन के इतने नीचे जहां हर पल मौत का डर मंडरा रहा हो। और इसी दबाव ने अपना असर भी दिखाया। डकैती के ठीक बीच में सुरंग के अंदर बैठे एक आदमी को भयानक पैनिक अटैक मतलब घबराहट का दौरा पड़ गया। जरा विचार करें, कोई जमीन के 20 फीट नीचे 3 फीट की ट्यूब में फंसा है। चारों तरफ मिट्टी है, अंधेरा है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों का डर किसी भी इंसान के दिमाग को सुन्न कर सकता है। उस आदमी को लगा कि सुरंग की दीवारें उस पर गिर रही हैं। ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है वहां। वो बुरी तरह घबरा गया और पीछे की तरफ भागने लगा। और इस हड़बड़ाहट में उसने सुरंग को सहारा देने वाले एक मुख्य लकड़ी के बीम को जोरदार टक्कर मार दी। और वो क्षण, वो पूरे ऑपरेशन का सबसे नाजुक पल रहा होगा। महीनों की बेहतरीन इंजीनियरिंग, एकदम सटीक योजना, सब कुछ महज 1 सेकंड में ढह सकता था। क्योंकि मशीनें और गणित अचूक हो सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग का डर और उसका अप्रत्याशित व्यवहार किसी भी फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। हाँ, इंसान मशीन नहीं है। बिल्कुल। हालांकि बाकी लोगों के शांत रहने से उन्होंने तुरंत उस बीम को वापस स्थिर किया और सुरंग को ढहने से बचा लिया। शुक्र है, रविवार रात तक पूरा काम खत्म हो गया। सारा पैसा घर में जमा किया गया और वे चुपचाप वहां से निकल गए। सोमवार सुबह जब बैंक खुला तो तिजोरी खाली थी और फर्श में एक छेद था। पुलिस के पास कोई सुराख नहीं था। ये इंजीनियरिंग के लिहाज से एक परफेक्ट क्राइम था। लेकिन इंजीनियरिंग की पूर्णता इंसानी बेवकूफ़ी को नहीं सुधार सकती। एक अभेद्य बैंक को चकमा दिया जा सकता है, लेकिन मानव स्वभाव और लालच को संभालना सबसे मुश्किल काम है। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। डकैती के महज 3 हफ्ते बाद फोर्टलेजा के एक कार शोरूम में क्रू का ही एक सदस्य जाता है। उसे एक बिल्कुल नई होंडा सिविक खरीदनी थी, काले चमड़े के इंटीरियर वाली, और उसने उस कार के लिए 45,000 रियाज यानी लगभग $18,000 का नकद भुगतान किया। अब नकद भुगतान करना तो फिर भी सामान्य हो सकता है, लेकिन उसने जिस तरह से भुगतान किया वो वित्तीय अपराधों के इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खताओं में से एक थी। मतलब ये तो हद हो गई। उसने जो पैसे दिए वे एकदम कड़क नए 100 रियाज के नोट थे। वो सारे नोट सीक्वेंशियल यानी क्रमबद्ध नंबरों वाले थे। और सबसे बड़ी बात, उन नोटों की गड्डियों पर अभी भी सेंट्रल बैंक के रैपर लगे हुए थे। अरे बाप रे! ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब जो लोग 256 फीट लंबी सुरंग का गणित लगा सकते हैं, सुरक्षा प्रणालियों को धता बताकर $7 करोड़ चुराने की इतनी जटिल योजना बना सकते हैं, हाँ, वे $18,000 की एक कार को बिना शक पैदा किए खरीदने की योजना क्यों नहीं बना पाए? ये सच में सोचने वाली बात है। शायद इसे कॉग्निटिव लोड और एड्रेनलिन के उतार चढ़ाव से समझा जा सकता है।
3 महीने तक लगातार जमीन के नीचे मौत के साये में काम करने के बाद जब अचानक से इतना सारा पैसा हाथ में आता है ना, तो तार्किक सोच काम करना बंद कर देती है। सही कहा। कार सेल्समैन ने जब उससे पूछा कि इतना नकद कहाँ से आया, तो वो आदमी पसीने से तरबतर हो गया और हड़बड़ा कर कह दिया कि उसकी लॉटरी लगी है। अब कार सेल्समैन को तुरंत शक हो गया। कोई भी लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति सेंट्रल बैंक के रैपर लगे हुए और वो भी क्रमबद्ध नोट लेकर कार खरीदने नहीं आता। बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत फेडरल पुलिस को फोन कर दिया। किसी भी वित्तीय अपराध में पैसा खुद बोलता है, और यहाँ तो पैसा चीख चीख कर अपनी कहानी बता रहा था। और वो होंडा सिविक इस पूरे गिरोह के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। पुलिस ने उस कार और उस आदमी की वित्तीय पगडंडी मतलब फाइनेंशियल ट्रेल का पीछा किया। वो अनजाने में पुलिस को सीधे 2 अन्य क्रू सदस्यों के घरों तक ले गया। छापों में वही बैंक के रैपर वाले पैसे मिले और पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने एक सदस्य टूट गया। उसने मास्टरमाइंड लुइस फर्नांडो का नाम उगल दिया। और नाम सामने आते ही लुइस फर्नांडो का पकड़ा जाना तय हो गया था। अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिलते ही वो अपने हिस्से के $8 मिलियन लेकर सीमा पार करके पैराग्वे के शहर सिउदाद डेल एस्ते भाग गया। पैराग्वे, हाँ, ये जगह तस्करों के छिपने के लिए जानी जाती है। वहां उसके पास पैसा था, आजादी थी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, भावनात्मक कंट्रोल। वो एक अनजान देश में अकेला था ना, उसे भारी अकेलापन महसूस होने लगा होगा। और इस अकेलेपन में उसने वही किया जो कोई भी आम इंसान करता है। उसने ब्राजील में अपने परिवार और पुराने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि पुलिस उसकी तलाश में है। और ब्राजीलियन पुलिस बिल्कुल इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसकी सारी संभावित फोन लाइनों की निगरानी शुरू कर दी थी। जैसे ही उसने फोन किए, पुलिस ने मोबाइल टावर्स की मदद से उन कॉल्स को ट्रायलैंगुलेट किया और उसकी सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। खेल खत्म। हाँ, पैराग्वे पुलिस के साथ मिलकर नवंबर 2005 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ एक गहरी विडंबना देखने को मिलती है। मतलब जिस आदमी ने मिट्टी के घनत्व, सुरंग की दिशा और कंक्रीट को काटने का इतना सटीक, इतना तकनीकी गणित लगाया था, जिसने एक पूरी भूमिगत दुनिया खड़ी कर दी थी, वो बस एक फोन कॉल करने की अपनी मामूली सी इंसानी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरे ऑपरेशन में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मास्टरमाइंड जेल पहुंच गया। लेकिन अगर हम 164 मिलियन रियास यानी $7 करोड़ की बात करें, तो पुलिस केवल $8 मिलियन ही बरामद कर पाई। सिर्फ 8 मिलियन? हाँ, बाकी के सारे पैसे और उस 25 लोगों के क्रू में से 12 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और यही इस मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। आधे से ज्यादा क्रू और करोड़ों डॉलर बस हवा में वाष्पित हो गए। ये वे लोग थे जिन्होंने कोई होंडा सिविक नहीं खरीदी, जिन्होंने अकेलेपन में आकर कोई बेवकूफी भरा फोन कॉल नहीं किया। उन्होंने धैर्य रखा, अपनी पहचान मिटाई और वे अदृश्य हो गए। और यही बात एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हम लुइस फर्नांडो को मास्टरमाइंड मान रहे हैं क्योंकि वो पकड़ा गया, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए, जो 12 लोग 5 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर लेकर इस दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो गए, क्या गिरफ्तार होने वाले लोग, यहाँ तक कि लुइस भी, केवल एक मोहरे थे? ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना? इतनी बड़ी रकम के साथ एक पूरी तरह से गुप्त जीवन जीना, अपने अतीत को हमेशा के लिए दफन कर देना, शायद उस 256 फीट लंबी और घुटन भरी सुरंग को खोदने से भी ज्यादा जटिल काम है। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या असली मास्टरमाइंड वो लोग हैं जिन्हें आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया, जो शायद आज भी किसी आम शहर में एक आम इंसान की तरह रह रहे हैं और अपनी तिजोरी में उस ऐतिहासिक डकैती का राज दफन किए हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये थी बैंको सेंट्रल डकैती की गहराई से की गई पड़ताल। अगली विस्तृत चर्चा में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।